नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 11वां पाठ, जिसका नाम है पड़क्कू की सूझ। यह एक कविता है और इस कविता के कवि है श्री रामधारी सिंह जी दिनकर। आज हम पड़क्कू की सूझ पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। देखिए, सबसे पहले है पड़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो जो हमने पड़क्कू की सूझ कविता को पढ़कर जो सीखा है उसे अपने शब्दों में व्यक्त यहाँ पर हमें करना है। तो देखते हैं हम। देखिए, एक दिन पड़क्कू समझ नहीं पाया कि कोल्लू का बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। उनको लगा मालिक ने बैलों को कोई तरीका सिखा रखा है। एक दिन उसने मालिक से पूछा, तुम कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है? मालिक ने कहा, उनके गर्दन में बंदी घंटी की आवाज़ से। इस पर तर्क शास्त्री पड़क्कू ने कहा, कभी बैल अड़ गया तो तुम्हें उस दिन तेल नहीं मिलेगा। पड़क्कू की बात सुनकर मालिक हंसा और बोला, तर्क शास्त्री पड़क्कू, बैलों को युक्तियों की बातें नहीं आती है क्योंकि उसने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। तो देखिए, एक दिन पड़क्कू को समझ में नहीं आ रहा था कि कोल्लू का जो ये बैल है वो बिना चलाए कैसे घूमता है। तो वो सीधा मालिक के पास जाता है और मालिक से जाकर पूछता है कि आपको ये कैसे पता चलता है कि बैल घूम रहा है या नहीं। तो मालिक ने उसको जवाब दिया था कि इसके गले में एक घंटी बंधी हुई है। फिर वो कहता है, अगर किसी दिन रुक गया बैल और खड़ा खड़ा ही अगर घंटी को गर्दन हिलाता रहा तो तुम क्या समझोगे? तो उसने फिर मालिक की ने पड़क्कू की बात को सुनकर जवाब दिया था कि अभी तक मेरा जो बैल है वो तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, इसलिए ऐसी युक्तियों की बातें इसे समझ में नहीं आती। तो इस कविता को आप अपने शब्दों में अलग तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पड़क्कू की सूझ पढ़ी। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, आपको याद होगा हमने कक्षा 3 में रामधारी सिंह दिनकर जी की ही कविता एक मिर्च का मज़ा पढ़ी थी और आज हम उन्हीं की कविता पड़क्कू की सूझ पढ़ी है। तो तुम्हें कौन सी कविता पढ़कर ज़्यादा मज़ा आया? इसमें आप आपके हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, मुझे मिर्च की मज़ा कविता पढ़कर बहुत मज़ा आया। इसमें भोलेपन में काबुली वाले ने मिर्च को फल समझकर खा लिया था, इसलिए मुझे मिर्च की मज़ा कविता पढ़कर बहुत मज़ा आया था। तो आप इसमें पड़क्कू की सूझ का भी दे सकते हो। यहाँ पर जिसको जो अच्छा लगता है उसी को आप आंसर रूप में यहाँ पर दे सकते हो। अगला प्रश्न है, तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पड़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? तो देखिए, आंसर है मुझे काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वह भोला और सीधा था। आप आपके हिसाब से भी यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। काबुली वाला दे सकते हैं, पड़क्कू दे सकते हैं। अगर कोई भी आपको अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पर आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है, कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे एक एक कविता ढूंढे फिर सब मिलाकर एक कविता की किताब बनाओ। तो ये सबको आपको करना है, एक कविता आपको ढूंढनी है और अपने पास में लिख के रखना है। देखिए, आगे है कोल्लू का बैल। यह मुहावरा है। तो देखिए, कोल्लू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे फिर कड़ी मेहनत करवाई जाती है। तो मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि कोल्लू का बैल एक मुहावरा है, तो इसका क्या बताया? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कोल्लू का बैल जो कड़ी मेहनत करता है या जिसके द्वारा किसी के द्वारा कड़ी मेहनत उससे करवाई जाती है। तो इनसे संबंधित ही कुछ मुहावरे, 3 मुहावरे आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। पहला है दिन रात एक करना, दूसरा है पसीना बहाना और तीसरा है एडी चोटी का जोर लगाना। तो इन मुहावरों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है यहाँ पर। तो देखते हैं इनको। देखिए, पहला मुहावरा है दिन रात एक करना। अब दिन रात एक करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि कक्षा में प्रथम आने के लिए मोहन ने दिन रात एक कर दिया। कक्षा में
प्रथम आने के लिए मोहन ने दिन रात एक कर दिया। अगला मुहावरा है पसीना बहाना। तो इसका अर्थ होगा कठिन कार्य करना। पसीना बहाना अर्थात कठिन कार्य करना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग होगा उसने पसीना बहाकर पैसा कमाया है, अर्थात उसने कोई कठिन कार्य किया है और फिर पैसा कमाया है। अगला है एडी चोटी का जोर लगाना, अर्थात पूरी ताकत लगाना। एडी चोटी का जोर लगाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा पूरी ताकत लगाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे इसका तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। अगला है हमारे सामने पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा। अब ये तो आप सबको पता होगा अगर कविता को आप लोगों ने ठीक से पढ़ा है कि पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा, क्योंकि अत्यधिक अर्थात ज्यादा पढ़ने के कारण उसका नाम पड़क्कू पड़ा होगा। क्योंकि वो हमेशा तर्कशास्त्र पढ़ता रहता था तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, पड़क्कू पड़ा था। अगला प्रश्न है हमारे सामने तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पड़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। अब देखिए पड़क्कू बहुत पढ़ाई करता था इसलिए उसको क्या कहा जाता था, पड़क्कू कहा जाता था। तो आप ऐसा कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो और उसके आधार पर देखिए आप खुद ही अपने लिए कोई ऐसा शब्द ढूंढो जैसे पड़क्कू के लिए हमने ढूंढा था। तो देखिए आपको इसको खुद के हिसाब से भी इसका आंसर देना है। मैं बता रहा हूं आपको कि मैं पूरा भारत घूमना चाहता हूं, इस आधार पर मुझे घुमक्कड़ के नाम से पुकारा जा सकता है। आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, कौन सा काम आप खूब मन से करना चाहते हो, उसको यहां पर आप व्यक्त कर सकते हो। आगे है अपना तरीका। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूं। पूंछ धरता हूं का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूं। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूं, यहां पर पूंछ धरता हूं का मतलब बताया गया है कि दो पूंछ पकड़ लेता हूं। तो देखिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आपको खुद के शब्दों में यहां पर लिखना है। तो देखिए पहला वाक्य है हमारे सामने मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो इसको हमें क्या करना है, अपने शब्दों में इस वाक्य को लिखना है। तो इसका होगा मगर क्या शाम तक भी तुम्हें एक बूंद तेल मिल पाएगी। यानी तुम शाम तक इस प्रकार अगर अंदर बैठे रहे तो शाम तक तुम्हें एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला वाक्य है हमारे सामने बेल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। बेल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। तो इसका हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो ये होगा कि हमारा बेल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। हमारा बेल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। अगला वाक्य है हमारे सामने शिखा बेल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। शिखा बेल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। तो इसे लिखेंगे हम इसने जरूर बेल को कोई तरीका सिखा रखा है। ये कौन सोच रहा था, पड़क्कू सोच रहा था मालिक के बारे में कि इसने कोई न कोई तरीका जरूर बेल को सिखा रखा है। अगला वाक्य है जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। ये काम कौन करता था, पड़क्कू करता था। कोई भी बात नहीं होती थी वहां भी वो नई बात बना लेता था। तो देखिए जहां कोई बात नहीं होती थी वहां भी वह नई बातें बना लेता था। तो ये हो जाएगा इसका अपने शब्दों में प्रयोग। आगे देखिए पड़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं। अब देखिए कुछ आपके सामने कुछ और दिए गए हैं नाम। आपको देखिए पड़क्कू क्या काम करता था, अब उन लोगों के कामों के बारे में आपको बताना है वो क्या काम करते हैं। तो देखिए आपके सामने पूरी टेबल ये बनी हुई है। अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ है सुनार। तो सुनार आप सब लोग जानते हो गहने या आभूषण बनाते हैं। सुनार क्या काम करते हैं, गहने या आभूषण गढ़ते हैं। अब गढ़ना का अर्थ मैंने आपको बताया था यानी बनाना। तो सुनार क्या काम करेगा, गहने या आभूषण। और कवि क्या करता है, कवि कविता बनाता है। और जो लोहार है, लोहार होता है वो लोहे की चीजें बनाता है। लोहार क्या काम करेगा, लोहे की चीजें बनाएगा। और जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाएगा। फिर है ठठेरा। तो जो धातु के बर्तन बनाने वाले हैं उसको हम ठठेरा कहते हैं।
और लेखक क्या करेगा, कोई कहानी लिखेगा या लेख लिखेगा। तो ये सब लोग जो दिए गए हैं, ये सब लोग ये चीजें बनाएंगे। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। अब यहाँ पर एक अक्षर का जाल बुना हुआ है आपके लिए, उसमें से आपको इन शब्दों के अर्थ खोजने हैं। अब देखिए, आपके सामने शब्द है ढब, भेद, गजब, मंथिक और छल। अब आप सबको देखिए, कविता में पढ़ते समय मैंने इन शब्दों का अर्थ बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताया था। आप लोगों को वैसे भी पता चल जाना चाहिए, उसको बिना देखे भी। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने अक्षर जाल बना हुआ है, किसी जगह क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कहीं कहीं अलग अलग शब्द हर जगह लिखे हुए हैं। तो आपको उसी में से ढूंढकर उनके अर्थ बताने हैं। तो देखिए, अब देखिए पहला शब्द है हमारे सामने ढब। तो ढब का मैंने आपको बताया था तरीका। ढब का मैंने आपको क्या बताया था, तरीका होगा ढब शब्द का अर्थ। अगला है भेद। भेद यानी राज, कोई राज छुपा हुआ है। गजब, गजब का अर्थ होगा यहाँ पर कमाल का। इसके आधार पर, इस अक्षर जाल के आधार पर हम यहाँ पर अर्थ दिखाने हैं हम इन शब्दों के। अगला है मंथिक। मंथिक शब्द का अर्थ हो जाएगा तर्कशास्त्र। और अंतिम शब्द है हमारे सामने छल। तो छल का अर्थ होगा धोखा। तो ढब का तरीका, भेद का राज, गजब का कमाल, मंथिक का तर्कशास्त्र और छल का हो गया धोखा। धन्यवाद सभी को।